आज हम लोग इस लेक्चर में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें दो COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहेंगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान रखें, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आज हम लोग पढ़ेंगे। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में मुख्य रूप से ऑक्जेलिक एसिड आता है। ये COOH ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ऑक्जेलिक, इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और आते हैं, ये भी एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। ध्यान रखेंगे CH2 अगर यहाँ लगा हो COOH, और ये भी एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, इसके बारे में आज नहीं पढ़ना, सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है। और CH2 COOH भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सभी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसी के बारे में, ऑक्जेलिक एसिड के बारे में ही पढ़ना है। अब आप देखिए इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन में अगर हम सुक्रोज का ऑक्सीडेशन करा दें, इसका सुक्रोज का ऑक्सीडेशन करा दें, किसकी उपस्थिति में? V2O5 और कंसनट्रेट इथेनॉल की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करा दें, तो हमारा क्या बन जाएगा? 6 मॉलिक्यूल ऑक्जेलिक एसिड का बन जाएगा। क्लियर? ये बाई ऑक्सीडेशन ऑफ सुक्रोज। ठीक। दूसरा है बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनोजन। आपको हम बता दें, जब भी कहीं CN ग्रुप आता है, हम पहले इसको का एल्डिहाइड में बता चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, जब भी CN ग्रुप आता है, इस पर अगर 2 मॉलिक्यूल H2O रख देते हैं तो ये सीधे COOH ग्रुप में चला जाता है, अमोनिया गैस निकल जाता है। इसको याद रखेंगे। यानी CN ग्रुप का हाइड्रोलिसिस किसमें होता है? COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। यही देखिए, ये साइनोजन है, एक CN ग्रुप ये है और दूसरा CN ग्रुप है। 4 मॉलिक्यूल जल, ये एसिडिक मीडियम में क्या बन जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा और अमोनिया गैस निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब आते हैं इंडस्ट्रियल मेथड, मतलब जो लार्ज स्केल पर बनाने की विधि है। तो इसमें HCOONA के 2 मॉलिक्यूल को लेकर इसमें गर्म करेंगे, 2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। देखिए, और ये बन जाएगा क्या? सोडियम ऑक्जेलेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम ऑक्जेलेट। इसको CaCl2 जो कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाएगा, और ये सपोर्ट से क्रिया करते हैं ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। इसको याद रखें। अब आते हैं प्रॉपर्टीज में। इसमें प्रॉपर्टीज में ध्यान रखिए, प्रॉपर्टीज जो है, अगर ऑक्जेलिक एसिड को आप देखिए, जो ऑक्जेलिक एसिड यानी जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्जेलिक एसिड क्रिस्टल के साथ 2 मॉलिक्यूल जल के रहते हैं, अगर इसको आप गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये फार्मिक एसिड में चेंज हो जाएगा, साथ में CO2 निकल जाए और H2 निकल जाएगा। फार्मिक एसिड को फिर गर्म करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 निकल जाए। ये इफेक्ट ऑफ हीट है। अब आते हैं एसिडिक नेचर। देखिए, कभी भी किसी भी एसिड का अगर एसिडिक नेचर पता करना है तो उसे बेस से क्रिया करते। ऑक्जेलिक एसिड की क्रिया जो है NaOH के साथ कराते हैं, तो सोडियम ऑक्जेलेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम ऑक्जेलेट बन जाएगा, और यहाँ पर H2O निकल जाएगा, 2 H2 निकल जाएगा। ये है आपका एसिडिक नेचर। अब आते हैं इसमें, ये प्रॉपर्टी हो गया। अब इसमें देखिए, जो इसमें प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी इसमें जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का या ऑक्जेलिक एसिड का, इसमें देखें, रिएक्शन विथ कंसनट्रेट H2SO4। कंसनट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। क्या काम करता है? एक यानी निर्जलीकारक का काम करता है। अगर ऑक्जेलिक एसिड को गर्म करते तो कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज होता है, CO2 और H2O निकल जाता है। ठीक, बन जाता है। अब आते हैं ऑक्सीडेशन। ये आपको रिडॉक्स रिएक्शन में आप पढ़े होंगे, यानी ऑक्जेलिक एसिड का KMnO4 के द्वारा अगर ऑक्सीडेशन क्रिया कराते हैं, या ऑक्जेलिक एसिड का K2Cr2O7 के द्वारा क्रिया कराते हैं, किस माध्यम में? एसिडिक माध्यम, यानी H2SO4 रखा हुआ एसिडिक माध्यम क्रिया कराते हैं, तब इस KMnO4 में Mn यानी मैंगनीज की यहाँ ऑक्सीकरण साथ है, यानी MnSO4 यानी मैग्नस सल्फेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या X बराबर कितना हो जाएगा? 7, और यहाँ पर X बराबर कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। इसका मतलब ऑक्जेलिक एसिड जो है पोटेशियम परमैंगनेट को मैग्नस सल्फेट में क्या करता है? रिडक्शन करता है। ध्यान रखेंगे, इसीलिए ये इसका रिडक्शन करेगा, लेकिन अपने ऑक्सीडाइज होगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। दूसरे को रिड्यूस करता, अपने ऑक्सीडाइज हो करके दूसरे को रिड्यूस करता। वही यहाँ भी देखिए, आप यहाँ पर 2 क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 12 है, यानी समझ पा रहे हैं ना, और यहाँ पर 2 क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 6 है। यहाँ पर ये भी रिडक्शन होता है, यानी 12 से 6 रिडक्शन हो रहा है। तो ध्यान रखिए, यानी ऑक्जेलिक एसिड जो है अपने ऑक्सीडाइज होकर के पोटेशियम परमैंगनेट को मैग्नस सल्फेट में रिड्यूस करता है, और जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमिक सल्फेट में रिड्यूस करता है। अब आते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में अगर बाई जेडियन ऑब्लिक H2SO4 के द्वारा रिडक्शन कराते हैं, तब तो ये ग्लाइकाल में चला जाता है। यानी इस कैसे होगा रिडक्शन? इसको ऐसे देख लीजिए, C डबल बॉन्ड O, फिर OH
C डबल बॉन्ड O, फिर O और H, इसी ग्रुप को CH2 में रिड्यूस कर देता है। किसमें? इसको CH2 में और इसको भी CH2 में ही रिड्यूस कर देता है। ठीक है, रिड्यूस कर देता, इथाइलिन ग्लाइकॉल में चला जाएगा। अगर AMG HG ऑब्लिक इसके द्वारा, तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इस एक ग्रुप को CH2 में चेंज करता, बाकी एक रहेगा वैसे ही। अब आते हैं रिएक्शन विथ NH4OH। ध्यान रखिएगा, NH4OH एक बेस है और किसी एसिड की क्रिया कराते हैं तो साल्ट ही बनता है, यानी अमोनियम ऑक्सलेट बनेगा। इसकी CaCl2 क्रिया करा देते, ये निर्जलीय कारक के रूप में रहता है। और अगर CaCl2 की क्रिया CaCl2 मछली में गर्म करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड निकल जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाता है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें 6 प्रॉपर्टी इसका हो गया। अब आप देखते हैं इसमें 7वें नंबर की जो प्रॉपर्टी है, 7, 8 नंबर की जो प्रॉपर्टी। अब आते हैं इसमें, अगर जो 7 नंबर की प्रॉपर्टी में अगर इसकी अभिक्रिया जो है किसके साथ, यानी रिएक्शन विथ ROH, एल्कोहल ऑक्जेलिक एसिड की क्रिया अगर एल्कोहल के साथ कराया जाता है तो ध्यान रखेंगे COOH और ये COOH प्लस NHOR हो जाएगा, HOR हो जाएगा, इसका H और इसका, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका H और इसका OH, इसका H और इसका OH क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा, COOR और COOR बन जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? 2H2O निकल जाएगा। क्लियर? अब आते हैं, अगर इसकी क्रिया 8 नंबर में करते हैं KOH के साथ कराते हैं तो जानते हैं जैसे NaOH के साथ, क्योंकि कभी भी एसिड की क्रिया बेस के साथ कराते हैं साल्ट बनता है, तो उसी तरह से COOH और यहाँ पर COOH प्लस यहाँ पर आप 2 मॉलिक्यूल KOH से कराते हैं, ये बन जाएगा पोटेशियम ऑक्सलेट बन जाएगा, COOK और प्लस 2H2O निकल जाएगा। क्लियर? अब इसके अलावा एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ क्रिया कराते हैं 9 नंबर में, रिएक्शन विथ इथाइलीन ग्लाइकॉल GLYCOL, ग्लाइकॉल के साथ क्रिया कराते हैं तो COOH और यहाँ पर COOH प्लस यहाँ पर HOCH2 कर देते हैं, HOCH2, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसका H और इसका OH, इसका H और इसका OH निकल जाएगा, समझ ना। अब ये बन जाएगा COOCH2 बनेगा, COO और ये आपका ये रहेगा COOCH2 बन जाएगा, ये और प्लस 2 मॉलिक्यूल जल का निकल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 10 नंबर में अगर आप 10 नंबर में ऑक्जेलिक एसिड की अभिक्रिया जो यूरिया के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? यूरिया के साथ, यानी 10 नंबर में रिएक्शन विथ, इसके साथ रिएक्शन विथ यूरिया के साथ कराते हैं, तो ये देखिए COOH और यहाँ हो जाएगा COOH प्लस H2N, ये यूरिया का सूत्र है, और H2N और ये C डबल बॉन्ड O, इसका देखिए ये आपका हो जाएगा H2 यानी AHNH हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा AHNH। ठीक है, इसका OH और इसका H, ठीक है, इसका OH और इसका H जो हमारा बनेगा वो इस तरह से बने, C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ANH और यहाँ पर हो जाएगा NH और यहाँ पर C डबल, इसको और 2 मॉलिक्यूल जल का, इसको कहते हैं पैराबेनिक यूरिया। क्या कहते हैं? पैराबेनिक यूरिया। अब इसके अलावा 11 नंबर में जो है रिएक्शन विथ PCl5 के साथ रिएक्शन अगर कराते हैं, तब आप ध्यान दीजिए PCl5 के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा C डबल बॉन्ड O, फिर OH, C डबल बॉन्ड O, फिर OH, PCl5, 2 मॉलिक्यूल PCl5 के साथ कराएंगे तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ Cl आएगा, यहाँ PCl3 आएगा, यहाँ Cl आएगा, फिर यहाँ Cl आएगा, यहाँ PCl3 आएगा और यहाँ Cl आएगा, जो हमारा बनेगा 2 मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, Cl प्लस 2 मॉलिक्यूल CaCl3 बनेगा प्लस 2 मॉलिक्यूल HCl बनेगा। ठीक है, इसके अलावा अब 12 नंबर में ग्लिसरॉल के साथ क्रिया कराते हैं, किसके साथ? ग्लिसरॉल के साथ क्रिया कराते हैं। अब आप ध्यान दीजिए 11 नंबर में, ठीक, रिएक्शन विथ GLYCEROL, यानी ऑक्जेलिक एसिड की अभिक्रिया ग्लिसरॉल के साथ कराते हैं। तो ध्यान रखेंगे ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला ये है, C डबल बॉन्ड O, फिर OH, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं C डबल OH, C डबल OH, ठीक, और यहाँ भी हम वही C डबल OH, C डबल OH, ठीक, इसकी अभिक्रिया भी ग्लिसरॉल के साथ इसकी CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक, इसकी अभिक्रिया अगर हम 110 डिग्री सेल्सियस रखते हैं और यहाँ पर CH2OH, CHOH,
CH2OH, इसको कहते हैं ग्लिसरॉल, GLY ग्लिसरॉल। और यहाँ पर जो 200 आपका जो दूसरा टेम्परेचर है 260 डिग्री सेल्सियस, यानी आप ध्यान रखेंगे ग्लिसरॉल की अभिक्रिया ऑक्जेलिक एसिड के साथ जो है 110 पर भी होता है, 260 पर भी होता है। 110 पर जो क्रिया होगा वो बन जाएगा CH2, ध्यान रखेंगे आपका जल का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यानी CH2O डबल, यानी निकल जाएगा O और C, और ये हो जाएगा COOH, और यहाँ पर CHOH CH2OH, ठीक जी है। अगर इस 260 पर क्रिया कराते हैं तब ऐसे नहीं क्रिया होगा, तब इस तरह से क्रिया CH2 जो हो जाएगा OOC, और यहाँ पर CHOOC हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ CH2OH। अब दोनों बात देख लीजिए, अगर 110 पर कराते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड ग्लिसरॉल से क्रिया कैसे करता है, इस तरह से करता है, और माइनस यहाँ पर एक H2O निकल जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 H2O निकल जाएगा, क्लियर। अब आप देखिए, अब इसके बाद इसको हम गर्म करते हैं तो ये निकल जाएगा, ये CO2 माइनस CO2 निकल जाएगा, ठीक, और बन जाएगा CH2 COOH, और ये हो जाएगा CHOH, और रहेगा ये CH2OH ही रहेगा, ठीक। इसके बाद इसका हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, यानी यहाँ पर SO से ये माइनस HCOOH निकल जाएगा, और साथ में CH2OH CHOH और CH2OH ये ग्लिसरॉल बन जाए, ये तो तरीका होगा। फिर इसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये 2 मॉलिक्यूल CO2 का निकलता है, क्या निकलता है, 2 मॉलिक्यूल -2 CO2 निकलता है, ठीक है। और जो हमारा बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2OH बन जाता है, एलिल एल्कोहल इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एलिल एल्कोहल, एलिल एल्कोहल, एलिल एल्कोहल कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ग्लिसरॉल की अभिक्रिया ऑक्जेलिक एसिड के साथ कराते हैं, अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, यानी अब आपका इसमें क्या चीज़, कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो गया है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव मुझे बताना है, उसके बाद हमको सीधे चलना है किस पर, एलिफैटिक एरोमेटिक कंपाउंड में चलना है।